सबसे पहले निर्मित आपके पास आते हैं। सबसे अहम होता है किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल वेरिफिकेशन। तो मुझे बताइए कि टाइटल वेरिफिकेशन के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। जी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बता दूं कि टाइटल वेरिफिकेशन एक तरह का ड्यू डिलिजेंस होता है, जिसमें कोई भी होम बायर, पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव होम बायर जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। वो खुद स्वयं से जा सकता है या अपने किसी लॉयर के थ्रू वो चीज वहां जा सकता है, और वहां जाके वो ये पता करता है कि क्या प्रॉपर्टी का टाइटल मार्केटेबल है, क्लीन है, और उस पे किसी तरह का इनकम्बरेंस तो नहीं है, मतलब उस पे किसी तरह की लाइबिलिटी तो नहीं है पहले से। तो उसमें क्या करते हैं आमतौर पे हम लॉयर्स लोग, क्या करते हैं कि लास्ट 30 ईयर्स का उसमें टाइटल सर्च निकालते हैं कि 30 ईयर्स मिनिमम उसकी चेन निकालते हैं, कि वो वहां पे कहीं ऐसा ना हो कि एक सेल डीड की जगह दो सेल डीड, तीन सेल डीड उसी प्रॉपर्टी की गई हो, और ये बात ग्राहक को ना बताई गई हो, घर खरीदार को ना बताई गई हो। तो उसके लिए हम लोग एक एक ही सेल डीड नहीं, पर उससे जुड़े हुए तमाम सेल डीड जो होती है वो देखते हैं हम लोग। उसके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में नो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू होता है, उसको देखते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पे लीगली हम लोग बोलते हैं एनईसी, कि इस पे क्या एनईसी इशूड है इस प्रॉपर्टी पे, मतलब क्या ये प्रॉपर्टी भार मुक्त है। और उससे भी अगर आदमी संतुष्ट नहीं है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम चालू करी, जिसमें ऑनलाइन सरशाई के माध्यम से एक तरह की रिपोजिटरी बनी हुई है, डिजिटल रिपोजिटरी, कि कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर किसी तरह का मॉर्गेज है, किसी तरह की वो प्रॉपर्टी बंधक बनी हुई है, तो वहां से भी जाके वो ग्राहक पता कर सकता है कि प्रॉपर्टी फ्री है, उसकी उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं है। निर्मित डॉक्यूमेंट्स की जांच कैसे करें? कौन से अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर हमें फोकस बनाए रखना चाहिए? देखिए, इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता हूँ, कि एक खरीदार है जो जो एक अपना एक निजी मकान बनाता है, अपना आवास बनाता है, उसके लिए एक अलग चेकलिस्ट बनती है। और एक कोई ग्रुप हाउसिंग में जाता है या अपार्टमेंट्स में जाता है तो उसकी अलग होती है। पर दोनों में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसको सीसी और ओसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, इसका इशुएंस बहुत जरूरी है। इसके बगैर अगर आप पोजीशन में जा रहे हैं तो पोजीशन वैलिड नहीं है और लीगल नहीं है। वो अलग बात है कि बिल्डर आपको कंपेल करके, आपको सोसाइटी कंपेल करके पोजीशन में ले आ रही है, बट वो पोजीशन लीगल नहीं है, वो आपने ले लिया, अपनी स्वेच्छा से ले लिया। उसके फिर उसके आप ही पे जिम्मेदारी है अगर कुछ भी आगे पीछे होता है, लिफ्ट नहीं है उसमें प्रॉपर्टी में अगर, और प्रॉपर्टी का सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं है, पर आपको फिर भी उसमें कब्जे में ले आया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आपको पहले से पता करना चाहिए कि क्या इस प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड है, पोजीशन सर्टिफिकेट इशूड है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देखने ही है। और कहीं कहीं ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जहाँ पे कॉलोनाइजर्स होते हैं, सोसाइटी ओनर्स होते हैं, जहाँ पे प्लॉटिंग करके देना चालू कर देते हैं, और वो प्रॉपर्टी बाद में चलती है कि वो ऑलरेडी एक्वायर्ड है, और उसमें कहीं कहीं कंपनसेशन का वाद विवाद चल रहा होता है, और ये नॉलेज में होता ही नहीं होम बायर के। और वो बराबर से पेमेंट वेमेंट करके ऐसा सोचता है कि मैं घर बना जाऊं, और वहां पे किसान का विवाद चल रहा होता है। जैसे ये बहुत आम बात है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काफी इस तरह के मसले विवाद सुर्खियों में बने रहे, और काफी लंबे समय तक इनका लिटिगेशन भी चलता रहा। तो ये एक ऐसी चीज है जो आदमी को देखना पड़ेगा कि लिटिगेशन फ्री है प्रॉपर्टी की नहीं है। साथ साथ आप टाइटल देख लीजिए, सब देख लीजिए, पर लिटिगेशन फ्री है कि नहीं है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि उसके बैकड्रॉप में क्या पता लिटिगेशन चल रही है जो आपको डिस्क्लोज ना की गई हो। तो इसी में एक्विजिशन हो गया, हम्म। फार्मर्स का डिस्प्यूट हो गया, कंपनसेशन का डिस्प्यूट हो गया, ये सारे मामले हैं जो बहुत लंबे खिंचते हैं। और उसमें हम्म। क्योंकि आपने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, तो आप ना बाहर आ पाते हैं, प्रॉपर्टी से विड्रॉ भी नहीं कर पाते हैं, और आप बस लिटिगेशन में चले रहते हैं। तो इससे सबको सतर्क करना चाहिए मेरे राय में। निर्मित किसी भी प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि करीब 30 से ज्यादा अप्रूवल्स होते हैं। तो वो अप्रूवल्स किसी प्रॉपर्टी के लिए कितने जरूरी होते हैं, और एक कंज्यूमर के नाते हमें किन अप्रूवल्स को सबसे गौर से देखना चाहिए? देखिए, इसमें तो पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए आदमी को कि वो जिस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है या परचेज करने का सोच रहा है, वो किस डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है। जैसे यूपी हाउसिंग बोर्ड के अंडर आती है, या वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है, या वो प्रॉपर्टी किसी ग्रामीण क्षेत्र में आती है। तो बेसिस ऑन दैट आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ चेकलिस्ट भी चेंज होती जाती है, कि अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं कमर्शियल एरिया की, तो कमर्शियल की चेकलिस्ट अलग होगी एज कम्पेयर टू अगर आप किसी रूरल एरिया जहाँ पे लैंड यूज का नेचर ही अभी तक कमर्शियल नहीं हुआ है, और उसमें आदमी ने एप्लीकेशन दे रखी कि
बिल्डर ने एप्लीकेशन की कमर्शियल करना है, तो कमर्शियल के लिए उसको जो जहाँ एप्लीकेशन है वहां पे आपको जाके ट्रैक करना पड़ेगा कि कमर्शियल नेचर के लिए जो उसने लैंड यूज चेंज करा है, क्या उसको एप्लीकेशन की प्रोसेस हुई है, क्या उसको परमिशन ग्रांट हुई है। तो तमाम स्थितियों में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेकलिस्ट भी चेंज होती रहती है। प्रॉपर्टी पर बकाया या हम कहें लाइबिलिटीज ना हो, इसको लेकर कौन सी बातें ध्यान में रखने की जरूरत है? बिल्कुल, आप उस लाइबिलिटी को असर्टेन मल्टीपल लेवल से कर सकते हैं। एक तो म्यूनिसिपैलिटी के लेवल से कि म्यूनिसिपल टैक्सेस में बकाया तो नहीं है क्या प्रॉपर्टी में। ए बी कि आप उसको रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम परचेज करने का सोच रहे हैं, क्या पता उसमें मॉर्गेज हो प्रॉपर्टी पहले से ही, वो उस पे भार हो, किसी तरह का इनकम्बरेंस हो जिसको बोलते हैं। तो उस पे आप रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में से आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जैसे बैंक्स में लोन है, किसी प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज है, तो उसको भी आप एसर्टेन कर सकते हैं थ्रू थ्रू सरशाई, जो ये नई रिपॉजिटरी स्कीम है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किसी पे कितना लाइबिलिटी चढ़ी है, कितना इनकम्बरेंस है। और वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक बार पोजीशन लेने जाने का सोचते हैं, तभी आपको रोक दिया जाता है थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, थ्रू वेरियस अथॉरिटीज। निर्मित जाहिर तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी एक मुश्त पैसे देकर नहीं लेता है, होम लोन लेता है, और एक बड़ा होम लोन होता है। तो इसमें हम जब होम लोन ले रहे हो तो किन बातों पर फोकस रखें कि हमारा जो रेट है या जो होम लोन की शर्तें हैं वो बिल्कुल ठीक रहे? जैसे कि आपने बताया, अभी बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट की कि नजूल की जमीन को भी लोग बेच देते हैं। तो ये चीजें बहुत क्या का, तो आपको ड्यू डिलिजेंस टाइटल वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। उसमें प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी का लैंड यूज क्या है, ये सब आपको एसर्टेन करके ही प्रॉपर्टी घुसेंगे। जब आप होम लोन कराते हैं, तो उसमें भी एक तरह का वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज बैंक अपने लेवल से करता है। अगर वो एक क्रेडिबल बैंक है, जिसकी एक स्टैंडिंग है, तो वो हर हर लिमिट पे अपने ही लीगल टीम को बैठा के जब भी आपको लोन देंगे, तो उससे पहले वो देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, उस वो प्रॉपर्टी क्लियर है, टाइटल उसका क्लियर है, मार्केटेबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं वही प्रॉपर्टी आगे चल के मॉर्गेज होती है बैंक के साथ, उसके टाइटल डीड्स के ओरिजिनल ओरिजिनल कॉपीज सरेंडर होते हैं बैंक के साथ। तो उस समय बैंक भी अपना वेरिफिकेशन करता है। और उस समय भी लोगों को पॉइंट आउट हो सकती है, अगर कहीं भी किसी तरह की इरेगुलरिटी है, तो बैंक को ढंग से प्रोसीड नहीं करना चाहिए आगे उस लोन को हम्म। सैंक्शन करने में भी। तो ठीक। उस पे तो बैंक का अपना एक मैकेनिज्म है, ठीक। जो बैंक की इंटरनल लीगल टीम होती है, जो उस पर वेरीफाई करती है। निर्मित, हम देखते हैं अक्सर कई जगह कैश पेमेंट की बात होती है और कई कई बार ब्लैक एंड व्हाइट की बात देखने को मिलती है, चली रही है। तो प्रॉपर्टी की खरीदारी में पेमेंट के लेन देन को लेकर किसी भी ग्राहक को क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? नहीं नहीं, पेमेंट पे तो मेरा मानना बड़ा ही स्पष्ट है कि अब जब से गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई है, एक सीलिंग लिमिट हो गई है तो कैश ट्रांजैक्शन को भी लेके। और दूसरी बात, अगर आप बिल्डर्स से ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, जो विच कैन इन फ्यूचर कैन लीड टू सम सॉर्ट ऑफ लिटिगेशन, तो कैश का स्कोप को जीरो ही रखना है। उसको तो आपको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रखना है। ज्यादा से ज्यादा एनईएफटी आरटीजीएस हो तो बेटर है, क्योंकि वो रिसीट्स और वो जो आपके पेमेंट्स की रिसीट्स है, वो आगे चल के आपके फेवर में ही रहेगा। कहीं पे कोई भी ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट करने को बिल्डर खड़ा होता है आगे चल के, तो कैश में अगर डीलिंग रहेगी तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। उसमें कहीं ना कहीं आदमी को आगे चल के प्रूफ भी नहीं कर पाता है, और वो एक उसी के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है डील करने में। निर्मित, हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी में मल्टीपल टैक्सेस होते हैं, तो टैक्स के गणित को किस तरह से समझे, क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं टैक्स को लेकर? प्रॉपर्टी का जो मेन, जब आप किसी प्रॉपर्टी के सेल प्रोसीड्स को लेके आगे बढ़ते हैं, तो उस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आप प्रॉपर्टी से कमाया हुआ जो सेल प्रोसीड्स है, उस पे 3 साल तक के लिए आपको कैपिटल गेन अकाउंट में अगर आपने वो पैसा सुरक्षित रखा है, तब तो पैसा आप टैक्स से बचा सकते हैं। नहीं तो वो पूरा पूरा जो आपका प्रॉफिट है ऑन द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आपको उसको एज पर एक्चुअल टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी का सेल प्रोसीड वापस से री इन्वेस्ट करते हैं, तो बात अलग है। बट अगर आप उस प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट से जो सेल प्रोसीड कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको एज पर एक्चुअल टैक्स देना पड़ेगा, जो भी निकल के आता है।